नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पाठ 5, 6, 7 और 8 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो अप्रैल 2017 का प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, अप्रैल 2017 का जो प्रश्न पत्र था उसमें जो सवाल आए थे 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चैप्टर से, उनको देखा था। आज हम जो अप्रैल 2018 का प्रश्न पत्र है उसको एक बार देखेंगे, उसमें कैसे सवाल आए थे। तो इसके अंतर्गत हम पाठ 5, पाठ 6, पाठ 7 और पाठ 8 जो कि था फार्मूला, फंक्शन और चार्ट्स, इन सब जो पाठ हैं, चारों पाठ, इनके जो प्रश्न आए थे अप्रैल 2018 में, उनके ऊपर एक बार बात करेंगे कि उनको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लगभग जो ये 4 पार्ट हैं, इनसे लगभग आपका 14-15 नंबर के सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। आपका प्रश्न पत्र, जैसे कि आपको पता है, कुल 40 नंबर का होता है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है उसको करने के लिए। तो आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि मैक्सिमम जो है आपके 2 नंबर का ही सवाल आता है। अधिक जो बड़े से बड़ा सवाल है आपका, वो केवल 2 नंबर का ही होता है। और 2 नंबर के सवाल का जवाब आप मैक्सिमम 40 से 50 शब्दों में आपको देना चाहिए। एक पैराग्राफ काफ़ी है, ठीक है ना। उतना भी अगर आपने सटीक लिख दिया, उसको सही आंसर दे दिया, तो उतना ही काफ़ी है। बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको पिछले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया था या कभी भी कुछ सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हम लोगों से व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, इस पर हमारे से जुड़ सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसको देखेंगे। आप यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर भी हमको मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आज जो हम शुरू बताएंगे, अप्रैल 2018 में कौन कौन से सवाल आए थे। तो अप्रैल 2018 में जो पहला सवाल है, जो कि आधे नंबर का सवाल है, ठीक है ना, उसके अंदर आधे नंबर के 6 सवाल थे। कुल मिला के टोटल जो नंबर होते हैं उसके 3 होते हैं, 3 नंबर का सवाल होता है। तो उसमें केवल एक ही सवाल था जो कि हमारे इस सब्जेक्ट, इस जो हमने पढ़ा है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो चैप्टर है, तो 8th चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। लाइन लिखा है ना, ये C बिंदु पे लिखा हुआ है, C बिंदु पे लिखा है लाइन, एरो और फ्लो चार्ट। तो लाइन, एरो और फ्लो चार्ट की जब बात करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए ये ऑटो शेप्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑटो शेप्स की बात हो रही है। हमने 8वें चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि ऑटो शेप्स में हम किस किस प्रकार से लाइन बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो सवाल आया है, तीसरा सवाल है, जो कि केवल 1 नंबर का है। इसमें पूछा गया है एक्सेल में फंक्शंस किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक सवाल आया है, D जो सवाल है वो है एक्सेल में फंक्शन के बारे में। तो एक्सेल में फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन सामान्यतः जो जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग का जो काम होता है, ऐसे जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए फार्मूला का उपयोग किया जाता है। कुछ जो फार्मूले हैं वो एक्सेल में अपने आप बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन जो होते हैं वो अंतर्निहित यानी कि अपने आप पहले से बने हुए फार्मूले होते हैं, जो पहले से ही फीड रहते हैं, ठीक है ना। पहले से ही वो एक्सेल में डले रहते हैं। जैसे जोड़ने का आपको पता है, सम के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? प्लस का यूज़ करते हैं। अगर आपको 2 संख्याओं A और B को जोड़ना है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे A + B। अगर आप चाहें तो एक्सेल में सम फंक्शन का यूज़ करके जोड़ सकते हैं 2 अंकों को। सम A और B लिख दूंगा तो इस A और B का सम कर देगा एक्सेल अपने आप, क्योंकि एक्सेल को पता है जो सम फंक्शन है वो क्या काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है। और जोड़ता किसको है? जो कि उसके अंदर ब्रैकेट में लिखे होते हैं, उन सारे नंबर्स को, या जो रेफरेंस होते हैं सेल के, उन सेल्स के नंबर को जोड़ देता है। तो उपयोगकर्ता को केवल इसमें सेल का संदर्भ यानी कि सेल का रेफरेंस और एड्रेस प्रदान करना होता है। इन्हें फंक्शन का आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको बाएं और दाएं ब्रैकेट के यानी कि कोष्ठक के बीच में लिखा जाता है। जैसे सम, मैंने अभी बात की एग्जाम्पल ऊपर सम की, तो सम का जो आर्गुमेंट है वो है सम ब्रैकेट नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3, कॉमा नंबर 4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जितने भी नंबर आप चाहें उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे सेल का रेफरेंस देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। सेल अगर A1 है तो A1 लिखेंगे, सेल अगर B1 है तो B1 लिखेंगे, B1, C1, D1 जितने भी आपको जोड़ने हैं, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर सम के अंदर लिखते चले जाएंगे, उनको ये जोड़ देगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर का सवाल है। आप बहुत छोटा सा आंसर
केवल ये जो 2-3 लाइनें हैं ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट अगर ना भी लिखें, इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर का सवाल है नहीं। चौथा जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें जो हमारा आया है, इसमें केवल एक सवाल है, वो है फॉर्मूला का महत्व। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको करने के लिए, इन गणितीय जो क्रियाएं होती हैं इनको करने के लिए हम सूत्रों का उपयोग करते हैं, जिसको फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में। तो डेटा का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में और एक्सेल वर्कशीट से उपयोगी जानकारी निकालने में फॉर्मूला और वर्कशीट के फंक्शन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के डेटा से परिणामों की गणना करने के लिए फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है। यदि डेटा में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज अगर आपको करना है और चेंज आपने किया है और आपने फॉर्मूला लगा रखा है पहले से ही, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला अपने आप जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपडेट हो जाएगा और उसके हिसाब से ही जो आपने अंक अब वहाँ पे चेंज किए, उसके हिसाब से जो आपका रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने ए की जगह पहले 5 लिखा हुआ था और बी की जगह 6 लिखा हुआ था, तो सम फंक्शन जो फॉर्मूला है आपने लगा रखा था a प्लस बी। तो अब अगर आपने ए पर 5 लिखा है और बी पर 6 लिखा है, तो पहले आंसर आता है 11। अब आपने क्या किया, ए का मान कर दिया 7, तो अपने आप जो इसका मान हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 + 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। आपने एक भी परिवर्तन किया है, तो अगर आपने दोनों में परिवर्तन कर दिया तो फिर वो भी उसको ले लेगा अपने आप, मतलब इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं होती। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक्सेल की बात करते हैं फॉर्मूला बहुत काम आता है। अब है अगला जो छठा सवाल है, उसमें 2 सवाल हैं जो हमारे से संबंधित हैं, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें चैप्टर से। तो इसमें 5वें चैप्टर से आया है कि एक ऑफिस में मेल मर्ज का महत्व बताइए, ठीक है ना। और दूसरा सवाल है एक्सेल वर्कशीट में शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, शॉर्टिंग क्या होती है। तो एक एक करके इनका आंसर देख लेते हैं। ये 2 नंबर का ही सवाल है, केवल 2 नंबर का सवाल है, आपको ज़्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो वर्ड की मेल मर्ज सुविधा होती है उसका यूज़ क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, ऑफिस में कैसे काम आता है। नामों और पतों की एक सूची को किसी एक पत्र में मर्ज कर सकते हैं हम मेल मर्ज की सुविधा से, जिसे विभिन्न लोगों को उनके नामों और पतों पर भेजा जा सकता है। यानी कि आपको केवल एक डॉक्यूमेंट बना लेना है, उसके अंदर एक दूसरा डॉक्यूमेंट की सहायता से आप उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं, उनके नाम हैं, वो सब आप मेल मर्ज की सहायता से एक मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, जिसको कि आप जगह जगह भेज सकते हो। तो केवल आपको बार बार जो चीज़ें हैं उनको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप एक मेन डॉक्यूमेंट लीजिए, उसके अंदर एक डेटा टेबल डालिए, ठीक है ना, और अपने आप वो उसको मर्ज कर देगा, मेल मर्ज जो होता है, ठीक है ना। तो उसकी सहायता से आप कई लोगों को एक जैसे मैटर को मेल कर सकते हैं। इसमें आप श्रेणियाँ बना सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के सूचना फील्ड वाले एकल पत्र अथवा लेबल भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मर्ज किए गए दस्तावेज जैसे डायरेक्टरी सूचियाँ, इनवॉइस, प्रिंट एड्रेस सूचियाँ भी बना सकते हैं, या लिफाफे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लिफाफे तथा मेलिंग लेबलों पर पतों को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑफिस की जो काम होते हैं, ऑफिस में जो काम होता है, चिट्ठी भेजने का, लेटर भेजने का, उन सब में मेल मर्ज बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इसके अंदर आंसर बना सकते हैं। अगला जो सवाल था कि शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग एक्सेल में डेटा को किसी एक विशेष जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके गुण हैं, उसके हिसाब से अरेंज करने को ही शॉर्टिंग कहते हैं। एमएस एक्सेल के शॉर्टिंग फीचर की मदद से डेटा को तेज़ी से मनचाहे क्रम में आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने डेटा को अक्षर या फिर संख्या के आधार पर क्रम से देखना चाहते हैं तो उसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को शॉर्टिंग बोलते हैं। एमएस एक्सेल आपको और भी तरह से डेटा को शॉर्ट करके देखने की सुविधा देता है, ठीक है ना। आप डेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारी तरीक़ों से जो डेटा है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एक डेटा आपने दे रखा है टेबल में, इसमें नाम दे रखे हैं, आप देख पा रहे हो, ये नाम है राम, साहिल, पीटर, दलजीत, पिंकी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया कैपिटल के जो उसका लेटर है उसके हिसाब से, ठीक है ना, अक्षर के हिसाब से। तो जो सबसे पहला जो अक्षर अब आ जाएगा वो डी आ जाएगा, क्योंकि डी सबसे पहले आता है ABCD में, ठीक है ना। तो शॉर्ट करके कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। शॉर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा। शॉर्ट हमने किया है किसके हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से शॉर्ट कर दिया, तो डी सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद पी आया है, पी के बाद पी के 2 थे तो PE पहले आया है, PI बाद में आया है, क्योंकि E पहले आता है, I बाद में आता है, उसके बाद R आया है, फिर S आया है, ठीक है।
इस प्रकार से सॉर्टिंग हमारे जो डेटा को हम देख सकते हैं मन चाहे तरीके से देखने में काम आती है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। केवल ये 2-3 चीज़ें भी आप लिखेंगे तो उतना भी काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि केवल 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगला सवाल आया है अप्रैल 2018 का ही 8वां सवाल है। इस सवाल में इसने क्या पूछा है? इसमें इसने पूछा है कि जो ये आंकड़े दिए हैं, इसने कुछ आंकड़े दिए हैं, एक कोई नीचे दी गई टेबल में मोहन बैग फैक्ट्री में प्रति माह बनने वाले विभिन्न प्रकार के बैग जैसे स्कूल बैग, हैंड बैग, इन सब की संख्या और उसका प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये संख्या लिखी है और वो उस ब्रैकेट में उसका परसेंटेज दी हुई है, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है? इसने कहा है कि इस परसेंटेज और संख्या के हिसाब से आपको पाई चार्ट प्लॉट करना है, ठीक है ना। देखो, चार्ट प्लॉट करने का तरीका एक ही होता है, चाहे वो पाई चार्ट बनाना हो, चाहे वो आपको बार चार्ट बनाना हो, चाहे वो आपको स्कैटर प्लॉट बनाना हो, चाहे वो आपको डफनेट प्लॉट बनाना हो, ठीक है ना। ठीक है, तो पाई चार्ट का मैंने आपको पिछली वीडियो में जब हमने अप्रैल 2017 का प्रश्न देखा था उसमें भी 8वें जो सवाल था उसका ए पार्ट में यही आया था। ये ए पार्ट है, इसके बाद ये बी पार्ट भी होगा। तो सेम वही तरीका होगा। सबसे पहले आप जो डेटा है उसको लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर चार्ट में जाएंगे, चार्ट के अंदर भी पाई चार्ट के अंदर जाएंगे, पाई चार्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्टेप है, पाई चार्ट को क्लिक करेंगे तो 2D 3D ये पूछेगा किस टाइप का आपको डफनेट किस टाइप का चाहिए। तो डोनेट का आपको नहीं चाहिए, आप 2D पाई सेलेक्ट कर लेंगे तो ये अपने आप आपको एक चार्ट बना के दे देगा। उसके बाद आप फिर इंसर्ट पे जाएंगे और ऐड चार्ट एलिमेंट की मदद से चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, डेटा लेबल चेंज कर सकते हैं, डेटा लेबल दे सकते हैं, लीजेंड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने पुराने एग्जाम्पल से ही समझाया है। आपको ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ चरण लिखने हैं, ठीक है ना, यानी कि स्टेप्स लिखने हैं। केवल आपको बताना है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर पहले मैं सेलेक्ट करूँगा डेटा को, फिर मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, फिर मैं पाई चार्ट पे क्लिक करूँगा, फिर मैं पाई चार्ट से 2D टाइप का पाई चार्ट लूँगा और फिर मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा तो पाई चार्ट बन जाएगा। अब मैं उस चार्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेंज करूँगा, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, फिर मैं वहाँ जाके चार्ट के टाइटल को चेंज कर सकता हूँ, डेटा लेवल को चेंज कर सकता हूँ, लीजेंड को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसके अंदर स्टेप्स लिख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। सेम वैसे ही करना है जैसे पिछले अप्रैल 2017 वाले सवाल में किया था। स्टेप्स तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंकड़े क्या दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न पत्र, ये है, ये भी सवाल नंबर 8 है। इसका सवाल का ये है बी पार्ट है, ठीक है ना। तो ये भी 2 नंबर का है, जो पिछला जो चार्ट वाला था वो भी 2 नंबर का था। तो 2 नंबर के 2 सवाल आते हैं। 4 नंबर के सवाल जो है ये हमारे इसी से आ रहे हैं, 5, 6, 7 और 8 से। और स्पेशली जो आपका 8 नंबर वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उससे ही मेनली आ रहे हैं ये दोनों के दोनों 8 नंबर का जो सवाल है, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल है, आपको एक डेटा दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं, इसके अंदर आपको फॉर्मूला लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला। पहले वाले में आपको चार्ट बनाना था, दूसरे वाले में फॉर्मूला लिखना है। तो ये 4 नंबर का जो सवाल 8 नंबर का सवाल है ये 8 ही चैप्टर से आता है। ये भी अजीब सी एक बात है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा है। अब मैंने आपको बताया था आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको सेल के रेफरेंस पता होने चाहिए। तो ये ए है, ये हमने मान लिया ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना, ये कॉलम हैं और ये सारी रोज़ हैं, ठीक है ना, ये सारी क्या हैं? रोज़ हैं। तो ये 1 है, ये ए है, तो ये कॉलम हो गया A1, ये सेल हो गया A1, ये हो गया A2 यानी कि हॉकिंस, ये हो गया B2, ये हो गया C2। ये आप याद रखना, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना होता है। जैसे 6 नंबर में देखते हैं तो ये क्या है? ये है B6 और ये है C6, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला सवाल करते हैं, स्टोर में रखे सभी प्रेस्टीज कुकर की कुल कीमत आपको बतानी है। तो प्रेस्टीज कहाँ पर है? 4 नंबर पर है, ठीक है ना। ये प्रेस्टीज है जो कि मैंने आपको हरे रंग से दिखा दिया है। तो ये जो सेल होगा ये होगा B4 क्योंकि 4 नंबर है और ये B पर आता है, और ये होगा C4। तो आपको सभी प्रेस्टीज कुकर प्रेशर कुकर की कुल कीमत बतानी है। तो यहाँ आप लिखोगे कुल कीमत कितनी होगी प्रेस्टीज की? कुल कीमत आ जाएगी B4, मतलब एक पीस की कीमत है B4 मल्टीप्लाइड बाई कुल कितने स्टोर में रखे हुए हैं? 25,
यानी कि C4, B4 इंटू C4, ये फार्मूला आपको लिख देना है। आपका जो आधा नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया इसका। दूसरा सवाल इसने पूछा है स्टोर में रखे सभी कुकर की कुल संख्या। तो आपको कुकरों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है ना, तो आपको कुल पता है कौन से हैं, ये जो आंकड़े दे रखे हैं स्टोर में रखी संख्या का, आपको ये सारे के सारे आंकड़े यूज़ करने हैं। तो आपको कहाँ से यूज़ करने हैं, आपको C2, जो C2 है हॉकिंस 2 है, C2 से लेके C3, C4, C5, C6, C7, ये सातों, ये छहों आंकड़े आपको लेने हैं, 6 के 6 आंकड़े आपको लेने हैं। तो आप इसमें क्या बनाओगे, कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हो। सम ऑफ कहाँ से कहाँ तक आपको करना है, C2 से C7 तक। तो आप लिख सकते हो सम ऑफ C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो आप चाहें तो ये लिख लो C2, C3, C4, C5, C6 और C7, या फिर आप लिख दो सम बराबर सम जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए ब्रैकेट में C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है ना, मतलब या तो आप लिखो C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C6 नहीं C5 प्लस C6 प्लस C7, या फिर आप लिख दो सम ब्रैकेट में C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है ना, बराबर ही होगी बात। जो आप ये भी लिखोगे तो भी आंसर आपका ठीक है, ये लिखोगे तो भी ठीक है, आपको आधा नंबर इसका भी मिल जाएगा। अगला सवाल है एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए 2 हॉकिंस और 2 यूनाइटेड कुकर की कुल कीमत आपको बतानी है। ठीक है ना, तो आपको कौन कौन से आंकड़े यूज़ करने हैं, हॉकिंस के और यूनाइटेड के। ठीक है ना, हॉकिंस का आंकड़ा लेना है और यूनाइटेड का लेना है। तो आपको पता है एक पीस की कीमत कितनी है हॉकिंस की, 6500, यानी कि B2 कॉलम, B2 सेल और B3 सेल, B2 और B3 आपको यूज़ करने हैं। तो ये जो कुल कीमत ये कितनी आएगी आपकी, ठीक है ना, कुल कीमत इसकी आ जाएगी हॉकिंस यानी कि B2, 2 आपको लेने हैं कौन से, B2, और 2 लेने हैं आपको B3, बस। ठीक है ना, 2 B2 की कीमत और 2 B3 की कीमत, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में आपको स्टार लगाना होता है इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन वैसा मत लिखिएगा आप। ठीक है ना, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। कुल कीमत आपकी इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख देंगे आप, ये भी एक आपका आंसर हो गया, आपको इसका भी आधा नंबर मिल गया। अगला सवाल है चौथा, प्रत्येक प्रेशर कुकर की औसत कीमत। तो अब आपको एवरेज निकालना है। जो टोटल कीमतें दे रखी हैं अलग अलग की, ये जो सारी कीमतें दी हुई हैं, मतलब B2 से लेके B7 तक। ठीक है ना, B2 से B7 तक जो आपको कीमतें दी हैं, इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। वो कैसे निकालोगे, आपको मैंने पिछले वाले में बताया था। औसत कीमत कितनी आ जाएगी आपकी, इसका फार्मूला हो जाएगा, आप जोड़ लोगे। ठीक है ना, कौन कौन से, B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7, और ये जान लो आप ये कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप 6 से भाग दे दोगे। भाग देने के लिए ऑब्लिक लगाना है और 6 लिख देना है बाहर। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एवरेज का। या फिर आप चाहो तो एवरेज का जो फंक्शन है उसको भी इसमें यूज कर सकते हो। एवरेज B2, B3, B4, B5, B6 और B7, सिंपल। अगर ये भी आप लिख देते हो तो भी ठीक है, ये लिखते हो तो भी ठीक है, आपको इसका भी आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अप्रैल 2018 में जो सवाल आए थे, इन जो 4 चैप्टर हमने पढ़े हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका एग्ज़ाम है मंगलवार को, आप उसमें इस तरीके से इसको करोगे और आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है ना, और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है ना, एग्ज़ाम जो पेपर है वो अगर मेरे को आप दे दो, ठीक है ना, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अगर भेज दोगे अपना एग्ज़ाम पेपर तो बहुत आपका धन्यवाद रहेगा, क्योंकि ये जो आगे आने वाले जो आपके बाद के जो बच्चे हैं जो बाद में पढ़ेंगे उनके काम आएगा। मैं उसको भी, उस पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सॉल्व करके उनको डाल दूंगा वीडियो, ताकि वो लोग भी देख लेंगे किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम आया था और किस प्रकार से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इस पर भी आप मुझे भेज सकते हैं एग्ज़ाम पेपर, या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से एक अनुरोध और रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।